इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं अर्थशास्त्र के एक ऐसे सिद्धांत में जो सुनने में शायद थोड़ा अकेडमिक लगे, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन से सीधे जुड़ा है। उपभोग फलन यानी कंजम्पशन फंक्शन। हमारे सामने एक विस्तृत लेख है जो खास तौर पे जॉन मेनार्ड कीन्स के नजरिए से इस आइडिया को समझाता है। तो आज का मिशन है हमारी कमाई और हमारे खर्च के बीच का जो रिश्ता है वो क्या है, इसे सरल भाषा में समझना है और ये जानना कि भाई ये रिश्ता पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इतना अहम क्यों हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये उपभोग फलन ये है क्या आखिर? एकदम सीधे आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। देखिए, उपभोग फलन जो है ना, वो असल में एक आप कह सकते हैं गणितीय या एक सैद्धांतिक रिश्ता है। ये दिखाता है कि किसी व्यक्ति का या फिर पूरे देश का भी खर्च करने का जो तरीका है वो उसकी डिस्पोजेबल आय के बदलने से कैसे बदलता है। डिस्पोजेबल आय यानी वो पैसा जो टैक्स वगैरह कटने के बाद हाथ में आता है। हाँ बिल्कुल भाई, वो पैसा जो हमारे पास खर्च करने या बचाने के लिए बचता है। और अर्थशास्त्री इसे अक्सर एक समीकरण, एक इक्वेशन से दिखाते हैं। C = A + B/D। अच्छा, एक समीकरण C = A + B/D। इसमें C तो हो गया कुल खर्च, मतलब टोटल कंजम्पशन, ये तो साफ है। लेकिन ये A और B क्या है? और YD तो आपने बताया डिस्पोजेबल आय। सही। इसमें A है स्वायत्त खपत, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं इसे। ये वो कम से कम खर्च है जो हमें करना ही पड़ता है, भले ही हमारी आय बिल्कुल शून्य क्यों ना हो। शून्य आय पर भी खर्च। हाँ, सोचिए ना, खाना, रहने की जगह, जो बिल्कुल बुनियादी जरूरतें हैं, उनके लिए तो पैसा चाहिए ही। ये पैसा कहाँ से जाएगा? या तो पुरानी बचत से या फिर उधार लेकर। ये आय पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आमदनी हो ना हो, जीने के लिए कुछ न्यूनतम खर्च तो करना ही पड़ेगा, एक बेसलाइन की तरह। हाँ, ये बात तो समझ आती है। बिल्कुल। अब आते हैं बी पर। यह है सीमांत खपत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या शॉर्ट में MPC। ये आइडिया बहुत दिलचस्प है। ये बताता है कि जब हमारी डिस्पोजेबल आय बढ़ती है, ध्यान दीजिए बढ़ती है, तो उस बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन हम खर्च कर देते हैं। इसका भी एक सूत्र है, MPC = ΔC/ΔYD। मतलब खपत में कितना बदलाव आया, जिसे डेल्टा C कहते हैं, उसे डिस्पोजेबल आय में आय बदलाव ΔYD से भाग दे दीजिए। और कीन्स का मानना था कि MPC की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच ही रहती है। 0 और 1 के बीच, इसका क्या मतलब हुआ फिर? मतलब हम अपनी बढ़ी हुई कमाई का ना तो कुछ भी खर्च नहीं करते, ना ही सब उड़ा देते, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका मतलब है कि जब हमारी आय बढ़ती है तो हम उस बढ़ी हुई आय का कुछ हिस्सा ही खर्च करते हैं, सारा का सारा खर्च नहीं करते, कुछ ना कुछ बचाते जरूर हैं। जैसे मान लीजिए किसी का MPC है 0.7, तो इसका मतलब हुआ कि अगर उसकी डिस्पोजेबल आय 100 रुपए बढ़ती है तो वो उस एक्स्ट्रा 100 रुपए में से 70 रुपए खर्च करेगा और 30 रुपए बचा लेगा। अच्छा। हाँ, अगर MPC 0.9 होता तो वो 90 रुपए खर्च करता और 10 बचाता। समझ गई। तो ये MPC एक तरह से हमारी खर्च करने की आदत को दिखाता है कि भाई एक्स्ट्रा पैसा आने पर हाथ कितना खुलता और कितना बंधा रहता है। एकदम सही। और YD, जैसा हमने पहले कहा, वो आय है जो टैक्स वगैरह के बाद हमारे हाथ में आती है, जिस पर हम फैसला लेते हैं खर्च करें या बचाएं। ठीक है, तो ये समीकरण C = A + BYD का मतलब समझ आया। इसके पीछे कुछ मान्यताएं भी होंगी, कीन्स ने कुछ कहा होगा। इसकी मुख्य बातें या विशेषताएं क्या हैं? हाँ, कीन्स ने इसकी कुछ खास बातें बताई जो इस मॉडल को परिभाषित करती हैं। एक तो रैखिक संबंध, लीनियर रिलेशनशिप। आमतौर पर यह माना जाता है कि आय और खपत का रिश्ता सीधा है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा। आय जैसे जैसे बढ़ेगी, खपत भी एक फिक्स अनुपात यानी MPC के हिसाब से बढ़ती जाएगी। दूसरी, सकारात्मक ढाल, पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि ज्यादा आय होने पर हम ज्यादा खर्च करते हैं, या कम से कम कुछ तो ज्यादा खर्च करते ही हैं। इसलिए इस फंक्शन का ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इसका जो ढलान है यानी स्लोप, जो कि MPC है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तीसरी, स्वायत्त खपत का अस्तित्व। जैसा हमने बात की, शून्य आय पर भी खपत शून्य नहीं होती, एक न्यूनतम खर्च A हमेशा होता है। और चौथी, MPC का मान 0 और 1 के बीच। लोग अपनी बढ़ी हुई आय का सारा हिस्सा खर्च नहीं करते, कुछ ना कुछ बचाते जरूर हैं।
इसे कीन्स ने एक तरह का मनोवैज्ञानिक नियम माना था। ये 4 बातें इस मॉडल की नींव हैं। लेकिन क्या असल जिंदगी में क्या हमारा खर्च सिर्फ हमारी डिस्पोजेबल आय पर ही निर्भर करता है? मुझे थोड़ा शक है कि मामला इतना सीधा होगा। क्या और भी चीजें हैं जो हमारे खर्च करने के फैसले पर असर डालती हैं? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। आय बेशक सबसे बड़ा फैक्टर है, वो समीकरण भी यही दिखाता है, लेकिन हकीकत जैसा आपने कहा वो ज्यादा जटिल है। हमारे स्रोत लेख में भी कई और फैक्टर्स का जिक्र है जो खपत को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है आर्थिक कारक, जैसे आय का वितरण, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। समाज में पैसा कैसे बटा हुआ है ये बहुत मायने रखता है। अगर ज्यादातर दौलत कुछ ही लोगों के पास है तो पूरी अर्थव्यवस्था की कुल खपत शायद कम होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कम आय वाले लोगों का एमपीसी अक्सर ज्यादा होता है जी। उन्हें अपनी आय का बड़ा हिस्सा जरूरतों पर खर्च करना पड़ता है, जबकि अमीर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं तो उनका एमपीसी कम होता है। तो अगर आय अमीरों के पास ज्यादा केंद्रित होगी तो ओवरऑल बचत बढ़ेगी और खपत कम हो सकती है। फिर हैं ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स। सोचिए, अगर लोन सस्ता मिल रहा हो तो लोग कार, घर जैसी बड़ी चीजें खरीदने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं, जी। है ना? तो कम ब्याज दरें खपत को बढ़ा सकती हैं। हाँ, ये तो है। और हाँ, मूल्य स्तर, प्राइस लेवल्स, मतलब महंगाई। अगर चीजें महंगी हो जाती हैं तो हमारे पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। उतने ही पैसे में हम कम सामान खरीद पाते हैं। इससे कुल खपत कम हो सकती है। महंगाई तो सीधे असर डालती है। बिल्कुल। फिर दूसरा ग्रुप है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक। उपभोक्ता की अपेक्षाएं, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत अहम है। अगर लोगों को लगता है कि आगे मंदी आने वाली है या नौकरी जा सकती है तो वो आज ज्यादा बचत करने लगते हैं और खर्च कम कर देते हैं, भले ही उनकी आज की आय ठीक हो। भविष्य का डर आज के खर्च को रोक देता है। हाँ, अनिश्चितता में लोग खर्च डाल देते हैं। सही। फिर है धन, वेल्थ। आपके पास पहले से कितनी संपत्ति जमा है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, शेयर्स, ये भी आपके खर्च को प्रभावित करता है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा पहले से है तो आप आय थोड़ी कम होने पर भी शायद अपना खर्च कम ना करें। एक तरह का सेफ्टी नेट महसूस होता है। ये उस स्वायत्त खपत यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन को भी सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, ये भी एक एंगल है। और आखिर में सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशल कल्चरल फैक्टर्स। कुछ समाजों में दिखावे के लिए ज्यादा खर्च करने का चलन होता है, स्टेटस सिंबल मानते हैं, जबकि कुछ समाजों में बचत को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये जो सामाजिक मान्यताएं हैं ये भी हमारे खर्च करने के पैटर्न पर असर डालती हैं। अरे बाप रे, तो मतलब हमारी जेब से पैसा निकलेगा या नहीं ये सिर्फ हमारी तनख्वाह पर निर्भर नहीं करता। समाज में पैसा कैसे बटा है, लोन सस्ता है या महंगा, आगे क्या होने वाला है इसका डर या उम्मीद, हमारी पुरानी जमा पूंजी, महंगाई कितनी है और यहाँ तक कि हमारे समाज की सोच क्या है, ये सब मिलकर तय करते हैं। वो समीकरण C=A+BYD तो बस कहानी की शुरुआत है। असल तस्वीर तो इन सब धागों से मिलकर बनती है। बिल्कुल। वो समीकरण एक बुनियादी ढांचा देता है, एक फ्रेमवर्क, लेकिन ये सारे कारक उस ढांचे के अंदर काम करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। इस रिश्ते को अगर हम ग्राफ पर देखें ना तो ये और साफ हो जाता है। सोचिए, एक ग्राफ, लेटी हुई लाइन एक्स एक्सिस पर डिस्पोजेबल आय YD है और खड़ी लाइन Y एक्सिस पर खपत C है। ठीक है। उपभोग फलन की जो रेखा है वो Y एक्सिस पर A के पॉइंट से शुरू होगी, A यानी स्वायत्त खपत, क्योंकि शून्य आय पर भी कुछ खर्च A तो है ही। हाँ, वो बेस लाइन। हाँ, फिर ये रेखा ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि आय बढ़ने पर खपत बढ़ती है। इस रेखा का जो झुकाव है, जो ढलान या स्लोप है, वही है B यानी MPC। और क्योंकि MPC पॉजिटिव है तो रेखा ऊपर ही जाएगी। अच्छा। एक और मजेदार बात देखिए, उसी ग्राफ पर एक 45 डिग्री की रेखा खींचिए जो बिल्कुल बीच से, ओरिजिन से निकले। ये वो लाइन है जहां आय और खपत बराबर होते हैं, C=ID। अब हमारी जो उपभोग फलन वाली रेखा है C=A+BYD, वो हमेशा इस 45 डिग्री वाली लाइन की नीचे रहेगी, खासकर जब आय ज्यादा हो जाती है। नीचे क्यों रहेगी? क्योंकि MPC 1 से कम है। हम अपनी सारी बढ़ी हुई आय खर्च नहीं करते, कुछ बचाते भी हैं। इसलिए खपत बढ़ती तो है आय के साथ, पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से आय बढ़ती है।
आय और खपत के बीच का जो गैप है वही बचत है, और वो आय बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। अच्छा, ये ग्राफ से एकदम क्लियर हो गया। ए कहाँ से शुरू हो रहा है, बी कितना झुकाव दे रहा है, और वो 45 डिग्री लाइन से तुलना, ये विजुअल समझने में वाकई मदद करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानना क्यों जरूरी है? ये उपभोग फलन, ये MPC, ये सारे प्रभावित करने वाले कारक, इनका पूरी अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है? मतलब हमें क्यों परवाह करनी चाहिए? उपभोग फलन, आप समझिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव का एक बहुत बड़ा पत्थर है। इसके कई गहरे मतलब हैं पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। पहला, आर्थिक नीति निर्माण, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। सरकारें और सेंट्रल बैंक जब नीतियां बनाते हैं, जैसे टैक्स घटाना है या बढ़ाना है, ब्याज दरें बदलनी है, या जैसे कोरोना के टाइम में राहत पैकेज दिए गए, हाँ, तो वो इसी उपभोग फलन के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। वो अंदाजा लगाते हैं कि उनके इस कदम से लोगों की डिस्पोजेबल आय कैसे बदलेगी, और फिर MPC के हिसाब से खपत पर क्या असर पड़ेगा, ताकि अर्थव्यवस्था को या तो संभाला जा सके या उसे गति दी जा सके। दूसरा, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। किसी भी देश की जो कुल मांग होती है, एग्रीगेट डिमांड, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हम लोगों की यानी घरेलू खपत का होता है। यही मांग तय करती है कि फैक्ट्रियां कितना सामान बनाएंगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। सही। अब अगर लोगों की खपत अचानक बहुत कम हो जाए, मान लीजिए मंदी के डर से सबने खर्च रोक दिया, तो मांग एकदम गिर जाएगी, फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी और अर्थव्यवस्था एक बुरे चक्कर में फंस सकती है। इसलिए खपत के पैटर्न को समझना स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, बचत और निवेश, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उपभोग फलन का जो दूसरा पहलू है वो है बचत। अगर MPC 0.7 है तो इसका मतलब है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS 0.3 होगी, क्योंकि MPC और MPS मिलके 1 होते हैं। अच्छा, जो खर्च नहीं हुआ वो बच गया। हाँ, और यही बचत बैंकों में जाती है, फाइनेंशियल सिस्टम में जाती है, और फिर निवेश के लिए कर्ज के रूप में कंपनियों को मिलती है। और निवेश से ही देश में नई मशीनें आती हैं, नई फैक्ट्रियां लगती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, जिससे लंबे समय में आर्थिक विकास होता है। तो खपत और बचत का ये संतुलन विकास के लिए जरूरी है। और चौथा, और ये शायद सबसे चौंकाने वाली बात लगे, मल्टीप्लायर प्रभाव, मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये कीन्स का एक बहुत पावरफुल आइडिया है। मल्टीप्लायर, ये क्या है? इसके अनुसार अगर अर्थव्यवस्था में कहीं भी स्वायत्त खर्च, ऑटोनोमस स्पेंडिंग में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है, मान लीजिए सरकार ने 100 करोड़ खर्च किए, या किसी कंपनी ने नया प्लांट लगाने में 100 करोड़ लगाए, या हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो अर्थव्यवस्था की कुल आय में उससे कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। 100 करोड़ के खर्च से आय में शायद 300 या 400 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाए। अरे, ऐसा कैसे? ये होता है MPC की वजह से। जब सरकार 100 करोड़ खर्च करती है तो वो किसी की आय बनता है, मान लीजिए मजदूरों और कॉन्ट्रैक्टर की। वो लोग अपनी बढ़ी हुई आय का एक हिस्सा MPC के बराबर खर्च करते हैं। वो खर्च किसी और की आय बनता है, वो फिर अपनी बढ़ी हुई आय का MPC वाला हिस्सा खर्च करता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। हर राउंड में कुछ पैसा बच जाता है MPS, लेकिन बाकी खर्च होता रहता है और आय बढ़ाता रहता है। ये कितने गुना बढ़ोतरी होगी, ये MPC पर निर्भर करता है। MPC जितना ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि हर राउंड में ज्यादा पैसा वापस खर्च होगा। ये दिखाता है कि खपत या निवेश में एक छोटा सा बदलाव भी पूरी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी लहर पैदा कर सकता है। यह समझना नीतियों के असर को मापने के लिए बहुत जरूरी है। मल्टीप्लायर प्रभाव वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरी अर्थव्यवस्था में आग लगा सकती है या उसे बुझा भी सकती है। अच्छा, चलिए उस उदाहरण पर लौटते हैं जो स्रोत में था, ताकि ये सब प्रैक्टिकल में कैसा दिखता है ये समझ सकें। समीकरण था C = 5000 + 0.8 YD। इसका क्या मतलब हुआ था? हाँ, तो इस समीकरण में 5000 रुपए जो हैं वो हैं स्वायत्त खपत। मतलब अगर इस व्यक्ति की डिस्पोजेबल आय 0 भी हो तो भी वो अपनी बेसिक जरूरतों के लिए 5000 रुपए खर्च करेगा ही, शायद बचत से या उधार लेकर। और जो 0.8 है वो है MPC। ये बताता है कि इस व्यक्ति को जब भी 100 रुपए की एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल आय मिलेगी तो वो उसमें से 80 रुपए खर्च कर देगा और 20 रुपए बचाएगा। मतलब इसकी खर्च करने की प्रवृत्ति काफी ज्यादा है, 80%। अब मान लेते हैं कि इस व्यक्ति की डिस्पोजेबल आय YD 20,000 रुपए है, तो उसका कुल खर्च C कितना होगा? हम YD की ये वैल्यू समीकरण में डालते हैं। C = 5000 +
0.8 into 20,000. C equals to 5,000 plus 16,000. C equals to 21,000 रुपए. एक मिनट, अमाया 20,000 रुपए, लेकिन खर्च निकल रहा है 21,000 रुपए। मतलब ये व्यक्ति अपनी कमाई से 1,000 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ये एक्स्ट्रा 1,000 रुपए कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल, ये अतिरिक्त 1,000 रुपए या तो वो अपनी पुरानी बचत में से निकाल रहा होगा या फिर उसने उधार लिया होगा। इसे अर्थशास्त्री डिससेविंग कहते हैं, यानी बचत करने की बजाय बचत को इस्तेमाल करना या उधार लेना। अच्छा, तो ये उदाहरण साफ दिखाता है कि कम आय के स्तर पर खपत आय से ज्यादा हो सकती है, खासकर अगर स्वायत्त खपत ए ठीक ठाक हो। हाँ, एक आय का स्तर होता है जिसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहां आय और खपत बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। C equals to YD। उससे कम आय पर लोग डिससेव कर सकते हैं और उससे ज्यादा आय पर लोग बचत करना शुरू कर देते हैं। ये मॉडल काफी उपयोगी लग रहा है अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, खासकर नीतियों के असर को देखने के लिए। लेकिन क्या ये हकीकत का एकदम सही चित्रण करता है या इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? बहुत जरूरी सवाल है ये। देखिए, हर मॉडल असलियत का एक सरलीकरण ही होता है और कीन्स के इस उपभोग फलन मॉडल की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। पहली, ये जो लीनियरिटी की मान्यता है कि आय और खपत का रिश्ता हमेशा एक सीधी रेखा होता है, ये शायद हमेशा सच ना हो सकता है असल जिंदगी में जब आय बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोग अपनी अतिरिक्त आय का और भी कम हिस्सा खर्च करें। मतलब वो रेखा थोड़ी सी मुड़ सकती है, नॉन लीनियर हो सकती है। हो सकता है। दूसरी बात, जैसा हमने इतनी लंबी चर्चा की कि दूसरे कारक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, धन, अपेक्षाएं, ब्याज दरें, आय का वितरण वगैरह। ये सरल समीकरण C is equal to A plus BYD इन कारकों को सीधे सीधे अपने अंदर शामिल नहीं करता, उन्हें हमें अलग से देखना पड़ता है। हाँ, वो बाहर से असर डालते हैं। सही। और तीसरी एक और अहम बात है, ये मॉडल अल्पकाल और दीर्घकाल के व्यवहार के अंतर को ठीक से नहीं पकड़ पाता। मतलब हो सकता है कि आय में अचानक बढ़ोतरी होने पर लोग तुरंत अपना खर्च ना बढ़ाएं, लेकिन अगर उन्हें लगे कि ये बढ़ोतरी परमानेंट है, लंबे समय तक रहेगी, तो वो धीरे धीरे अपना खर्च बढ़ाएंगे। बाद में कुछ और अर्थशास्त्रियों ने नए मॉडल दिए, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए हमें अलग या ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडलों की जरूरत है? तो ये सीमाएं हमें याद दिलाती हैं कि ये कीन्स का मॉडल एक बहुत शक्तिशाली और उपयोगी उपकरण तो है, पर इसे आंख बंद करके हर स्थिति में फिट नहीं कर देना चाहिए। ये एक शुरुआती बिंदु है, पूरी कहानी नहीं। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि उपभोग फलन एक फ्रेमवर्क है, एक नजरिया है जिससे हम आय और खर्च के बीच के इस जटिल लेकिन बहुत जरूरी रिश्ते को समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक गणित का समीकरण नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे हमारे व्यक्तिगत फैसले कितना खर्च करें, कितना बचाएं, ये पूरी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य, उसकी स्थिरता और उसके विकास से गहराई से जुड़े हुए हैं। पुंडात, ये सरकारों और जो पॉलिसी बनाते हैं उन्हें ये समझने में मदद करता है कि उनकी नीतियां, चाहे वो टैक्स में बदलाव हो या ब्याज दरों में, आम आदमी के बर्ताव को कैसे प्रभावित करेंगी और उसके जरिए पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा कैसे तय हो सकती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो खपत के पैटर्न को समझना आर्थिक उतार चढ़ाव को मैनेज करने और लंबे समय के विकास को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक भविष्य से जुड़ा सवाल आ रहा है। हम देख रहे हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है, लोगों के कमाने के तरीके बदल रहे हैं, जैसे गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, फ्रीलांसिंग है, रिमोट वर्क है, ऑटोमेशन से नौकरियों का नेचर बदल रहा है। हो सकता है आय पहले से ज्यादा अस्थिर हो रही हो, वॉलेटाइल हो रही हो। ये बिल्कुल सही ट्रेंड है। तो क्या ऐसे बदलते आर्थिक माहौल में आय और खपत का ये जो पारंपरिक कीन्सियन रिश्ता है, ये C is equal to A plus BYD वाला मॉडल, क्या ये भविष्य में भी उतना ही सटीक, उतना ही रेलेवेंट रहेगा, या फिर हमें लोगों के बदलते खर्च पैटर्न को समझने के लिए नए फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए शायद नए या संशोधित मॉडलों की जरूरत पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है कि क्या ये फ्रेमवर्क आने वाले कल की जो आर्थिक सच्चाइयां हैं उनके लिए भी काफी होगा? इस गहरी और वाकई ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।